हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के पार्ट थर्ड की। जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका ये हमारा पार्ट थर्ड है। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ा है, जिसके अंदर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इनको डिटेल से पढ़ा और इनके बारे में समझा कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे और गांधी जी ने किस प्रकार से अपना सत्याग्रह लागू किया और किस प्रकार से लोगों को यूनाइट किया इन मूवमेंट्स के लिए। तो आज हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। मतलब जो पार्टिसिपेंट थे वो इस मूवमेंट को कैसे देखते थे। तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा रिच फार्मर या लैंडलॉर्ड्स। तो बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन as government refused to reduce revenue demands great in number due to high revenue. They participated in civil disobedience movement. पाटीदार्स जो होते हैं उनको गुजरात में लैंडलॉर्ड्स को पाटीदार्स बोला जाता है। तो हुआ क्या कि जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो इतना हो नहीं रहा था, ड्राउट्स हुआ, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हुआ क्रॉप्स का कम हुआ। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो रिफ्यूज़ कर रही थी, डिमांड को रिड्यूस नहीं कर रही थी, उनकी डिमांड्स को कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स उनको पे करना पड़ता है उसको कम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। उसके बाद आता है हमारा इसमें पुअर पीजेंट। तो दे ऑल्सो वॉन्ट लोअर रेवेन्यू डिमांड्स। पुअर पीजेंट जो थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि उनका भी टैक्स कम किया जाए। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रीमिटिडेट। वो चाहते थे कि उनको जो लैंडलॉर्ड्स है उनको जो रेंट है वो नहीं देना पड़े। दे जॉइंट वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया पुअर पीजेंट्स ने। कांग्रेस अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेनिंग। कांग्रेस जो थी वो उनको सपोर्ट नहीं करती थी पुअर पीजेंट को। कांग्रेस बोलती थी कि कुछ ना कुछ तो टैक्स तुमको पे करना ही पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं है कि बिना रेंट के तुम यहाँ रह सको या मतलब तुम कुछ काम कर सको। उसके बाद आता है बिजनेस क्लास के बारे में। तो वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड FICCI इन 1927। ये चाहते थे कि जो इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को उस पर प्रोडक्शन लगाई जाए, और इन्होंने 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एक संगठन बनाया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स। GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रकार से ये चाहते थे कि जो भी हम प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं ना उस पर क्या हमको क्या दें, प्रोटेक्शन दें। ओके, बट व्हेन CDM रिलॉन्च्ड दे आर नॉट सो एंथोसेस्टिक। मतलब जब दोबारा से महात्मा गांधी ने जब CDM को दोबारा लागू किया था तो इनका जो एक नज़रिया था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को लेकर वो अब उतना बरकरार नहीं था जितना पहले था। मतलब धीरे धीरे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की भावना इनके अंदर क्या होती चली गई, कम होती चली गई। उसके बाद आता है इसमें इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द CDM इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट नागपुर। नागपुर को छोड़कर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया CDM के अंदर। एज द बिजनेस क्लास कैम क्लोजर टू कांग्रेस वर्कर स्टे अलोन, बट दे सेलेक्टिवली अडोप्टेड सम आइडिया ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ETC। लेकिन उन्होंने कुछ गांधी जी के जो आइडिया थे, जैसे कि फॉरेन जो विदेशी माल है उसका बहिष्कार करना, इन्होंने प्रारंभ कर दिया और उसका सपोर्ट नहीं करते थे ये। उसके बाद वुमेन्स की हम बात करें तो CDM वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के अंदर महिलाओं ने काफ़ी बड़े पैमाने पर भाग लिया। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर सोप्स, मैनी वेंट टू जेल। महिलाओं ने क्या करा, प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाले, और जो भी लोग आते थे उनको मना करती थी कि भाई तुम ये अपना स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीज़ों का त्याग करो। और इस चक्कर में कई महिलाओं को भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जेल में डाल दिया गया। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द स्टेट ड्यूटी। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन। वो ऐसा बोलते थे कि हम जो ये कर रहे हैं तो ये हम अपने देश के प्रति ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने में वो बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है हमारे इसमें अगला टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ CDM। जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था उसकी लिमिटेशन रह गई कास्ट और रिलीजन के आधार पर। तो वो क्या था, द कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित फॉर फियरिंग ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। कांग्रेस डरती थी कि अगर वो दलित को सपोर्ट करेगी कि कहीं जो सनातनीज हैं या हाई हिंदू क्लास के लोग हैं वो हमसे दूर ना हट जाएं, तो उन दलितों को, उनकी बातों को नहीं मानती थी कौन, कांग्रेस।
बट महात्मा गांधी कॉल्ड अनटचेबल, महात्मा गांधी ने इनको अनटचेबल बोला, हरिजन बोला, यानी हरिजन मीन्स चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया हरिजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो डिप्रेस्ड दलित थे जिनको दबाया जा रहा था उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई 1930 के अंदर। क्लैसेज विद महात्मा गांधी एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड करी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए दलितों के लिए, लेकिन गांधी बिगेन फास्ट ऑन टू दैट ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। गांधी जी सोचते थे कि अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरल कर दी दलितों के लिए तो जो देश प्रेम भावना है लोगों के मन में वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अल्टीमेटली अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधीयन पोजीशंस एंड रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑन September 1932. इट gave depressed class reserve seat in provisional and legislative council. However, Dalit continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रोविजनल लेजिस्लेचर के अंदर एससी के लिए सीट को क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, लेकिन अभी भी दलित्स की जो हालत थी वो अभी भी उनके मूवमेंट चालू थे, उनको अभी भी दबाया जा रहा था, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी परेशान किया जा रहा था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट alienated from Congress because Congress came to be more visible, associate openly हिंदू महासभा एंड हिंदू रिलीजन। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो उस समय मुस्लिमों को फेल्ट हुआ कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुओं की महासभा का आयोजन कर रही है ओपनली, और हिंदू रिलीजन को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। मोहम्मद अली जिन्ना खान जो कि मुस्लिम लीग थे, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना खान थे। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के वो मोहम्मद अली जिन्ना खान थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना was willing to give demand for separate electorates if Muslim were assured result। मोहम्मद अली जिन्ना खान भी बोलते थे कि मुस्लिम्स को भी क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। तो इन दोनों वजह से कास्ट और रिलीजन के आधार पर जो CDM था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें कुछ लिमिटेशन रह गई, ये अच्छी तरीके से ये मूवमेंट लागू नहीं हो पाया। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम partially through the experience of united struggle, but there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people imagination। अब क्या होता था कि जैसे जैसे लोगों के अंदर देश प्रेम भावना जागने लगी, लोगों के अंदर विश्वास होने लगा कि हम आज़ादी के करीब हैं, तो लोग है ना अपने आप को मतलब जो आइडियाज़ थे, जो इमेजिनेशन थी, वो क्या करने लगे, रिप्रेजेंट करने लगे। तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम द इमेज ऑफ भारत माता। तो द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कैम टू विजुअली एसोसिएट विद द इमेज ऑफ भारत माता। मतलब जो भारत को जो लोग देखते थे वो भारत माता की तरह देखते थे, भारत माता की तरह इमेज करके चलते थे। द इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो पहली भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम एंड लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन नोवेल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। 1870 के अंदर इन्होंने वंदे मातरम को लिखा, जो उनके नोवेल आनंद मठ में है, और ये वाइडली संग काफ़ी ज़्यादा गाया गया स्वदेशी मूवमेंट के समय बंगाल के अंदर। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो पेंटेड इमेज ऑफ भारत माता, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की इमेज बनाई। उसके बाद है इसमें रिवाइवल ऑफ इंडियन फ्लॉकलॉर। इन लेट 19th century नेशनलिस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्लॉक टेल्स, फ्लॉक सॉन्ग एंड लीजेंड। Natisa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk texts, the folklore of southern India. He believed that folklore was the national literature. फ्लॉक मतलब लोग क्या करने लगे, गाने गाने लगे, कहानियाँ सुनाने लगे, और उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने लगे जो मतलब भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो सारी चीज़ों को कलेक्शन करने लगे। नतीसा शास्त्री जो थी वो एक तमिल गायिका थी, और उन्होंने एक अपनी 4 वॉल्यूम प्रेजेंट करी है तमिल फ्लॉक टेक्स्ट में, जो कि जिसका नाम है द फ्लॉकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। तो इस तरीके से इंडियन फ्लॉकलोर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके अंदर। उसके बाद आता है आइकन्स एंड सिंबल्स।
ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्री कलर फ्लैग वाज डिजाइन। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर तो 3 कलर का फ्लैग बनाया गया, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके अंदर 8 लोटस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे थे। एंड एक क्रीसेंट मून, एक क्रीसेंट मून था जो कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी को बताता था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। बाय 1921 गांधी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग। 1921 के अंदर गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग बनाया। इट वाज ट्री कलर विद द स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर, जो कि स्पाइनिंग व्हील था जिसके सेंटर के अंदर और ट्री कलर में था। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई और ये सारी चीज़ों को क्या बताया उसने, रिप्रेजेंट किया गांधी जी ने, किसके द्वारा, आइकन्स और सिंबल्स के द्वारा। उसके बाद इसमें आता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in nation, Indians began looking in the past to discover India great achievement। अब क्या होता है, भारत के लोग थे ना वो प्राचीन भारत को खोजने लग गए, मतलब जो जो डिस्कवरी हुई है इंडिया के अंदर, क्या क्या ब्रिटिशर्स ने हमसे छुपाया है, तो उस चीज़ के बारे में खोज पड़ताल इंडियंस करने लगे और उनको इकट्ठा करने लगे, डिस्कवर करने लगे उन सबूतों को। Many writers wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion etc. flourished। बहुत सारे राइटर्स जो थे वो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में लिखने लगे, आर्ट को कलेक्ट करने लगे, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ के अंदर जो आविष्कार हुए, रिलीजन के आधार पर जो भी हुआ हमारे देश के अंदर, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने लगे प्रकार के लोग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर अब देश प्रेम भावना जागने लगी। और उसके बाद जो इसमें लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर काफ़ी अधिक संख्या में महिलाओं, बच्चे, बूढ़े सभी ने पार्टिसिपेट किया और एक सफल आंदोलन था। इसको महात्मा गांधी ने करो या मरो बोल दिया था कि अब हमको आज़ादी लेके रहनी है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और ये हमारा था नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद में इसमें एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया आए, 1917-18 में सत्याग्रह हुए, 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद 1919 में ही जलियांवाला बाग हुआ था, जब जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, कई निहत्थे लोगों को मारा गया था। उसके बाद जो रॉलेट एक्ट था उसको बंद कर दिया गया गांधी जी के बाद, क्योंकि इतना सारा स्प्रेड हो गया था, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत या प्लस स्वराज के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ गया था नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च निकला और उसके बाद सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को भी बंद कर दिया गया, वापस से रीलॉन्च किया, लेकिन 1934 में इसने अपना मूवमेंट खो दिया था, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट ने। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये पूरा एक पैराग्राफ सा है, मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उनको लिख लिया करो, डाउनलोड कर लिया करो। तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।